आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से कि अगर अदब की बात की जाए, लिटरेचर की बात की जाए, तो वो एक और रोल मॉडल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर, अदीब और दानिश्वर जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी यौम आज़ादी मुबारक हो। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरी बहन को, सुल्ताना को मुबारक दीजिएगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अवार्ड उनको मिला, बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। आप जैसी शख्सियत को तो प्रोग्राम पे वैसे भी लेना हमारे लिए भी एक बड़ी एजाज़ की बात है। हमारे लिए अवार्ड होता है, हमारे लिए ये अवार्ड होता है। सर ये बताएं सबसे पहले कि एक शायर, हम कहते हैं ना शायर मशरिक ने इस रियासत का ख्वाब देखा था और फिर वो लोगों में ज़ाहिर है उनके जहनों में बैठा और उनकी उस ख्वाब की तरफ उसको ताबीर करने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। आपको क्या लगता है उस वक्त का पाकिस्तान, उसने कितनी तरक्की कर ली और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं अब आज के दौर में? देखिए, बात यह है कि जब अलामा साहब ने ये बात की थी तो उस वक्त जो पाकिस्तान का तस्वुर था उसमें जो बरसगीर के मुसलमान हैं उनका जो एक यानी शऊर की कह लीजिए या इजहार की तरक्की कह लीजिए या फाइनेंस की कह लीजिए, ये चंद चीजें थी जो उनके ज़हन में थी कि ऐसी जगह एक बनाई जाए जहां हम आज़ादी के साथ इनको प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं 1938 में उनका इंतकाल हो गया और इसके बाद जो इसकी फॉर्मेशन बनी, जैसे 1940 में आप देखते हैं कि करारदाद पाकिस्तान हुई, तो बहुत सारी तब्दीलियां होती चली गई, लेकिन वो बुनियादी रूह जो थी वो कायम रही कि लोगों में मसावात हो, उनको हकूक मिले, उनको अपने कौल फेल में आज़ादी हो। तो ये चीजें आई, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये वो जमाना था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी और दुनिया एक नए जमाने में, नए अहद में दाखिल हो रही थी, जहां रूल बनाने वाले लोग जो थे या ताकतें जो थी वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। यही वजह है कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होने में खासा वक्त लगा। हमारे पास हमारे पास ट्रेंड लोग थे, हमें तजुर्बा नहीं था मुल्क। ऐसा हमने सारी चीज पर मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक काबू पा लिया है और बहुत सारी गलतियों के बावजूद पाकिस्तान जो है मेरा जाती नजरिए में आगे की तरफ बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आपसे ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लीडरशिप के कैरेक्टर की भी बात करें और वो बताएं लोगों को कि उस वक्त के जो ये लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उसको बनाया, उनका क्या कैरेक्टर था और उसके बाद जो लीडरान पाकिस्तान में आए उनका क्या कैरेक्टर था और कैसा एक लीडर का कैरेक्टर होना चाहिए जो इस किस्म की रियासत को लीड कर रहा हो। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं कि उसका कैरेक्टर ऐसा था उस शख्स का कि जब मैं अनप्रिपेयर्ड जाता था मीटिंग्स में, क्योंकि मुझे अपनी इल्म पर और नॉलेज पर बड़ा एतमाद होता था, लेकिन जब मैं कायद-ए-आज़म से मुलाकात करने जाता था तो मैं अनप्रिपेयर्ड नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं उसको किसी और तरीके से वू नहीं कर सकता था। मैं उनको किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नहीं पाया कभी और ना कभी सुना। वो उसूलों की बात करने वाला आदमी था। जी बिलाशुबा, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि कायद-ए-आज़म जो है वो एक एक्सेप्शन थे। इस तरह के लोग जो हैं हमारे मुल्क में ही नहीं, दुनिया में भी बहुत देर देर के बाद पैदा होते नजर आते हैं। मुझे जो नेल्सन मंडेला की एक बात याद आती है, जो लीडर के बारे में आपने की, तो नेल्सन मंडेला का एक बड़ा अच्छा कॉल है। उसने कहा कि पॉलिटिशियन जो है ये अपने अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है और लीडर जो है वो अपनी अगली नस्ल के बारे में सोचता है, अपनी कौम के फ्यूचर के बारे में सोचता है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियादी लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें और फिर उस पर एवेल्युएट करने की कोशिश करें अपने लीडर्स को, तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारा स्ट्रक्चर जमहूरियत का रहा, हमारे यहाँ शायद ही कोई लीडर जो है वो नीचे से अवाम से बल्दिया के लेवल पे काम करके ऊपर आया हो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अवाम के साथ राब्ते में हमारे जो लीडर्स हैं जो काम करना चाहते हैं उनको भी मसाइल दरपेश होते हैं। लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा कि ये मसाइल जिंदगी का हिस्सा है, हमारे हिस्से में कुछ ज्यादा आगे हैं। इसकी वजह यह है कि हम एक ऐसे दौर में पाकिस्तान बना है, एक ऐसे जमाने में जब पूरी दुनिया जो है उसमें तब्दीलियां आ रही थी। तो इस वजह से हमारे यहाँ लीडरशिप में वो क्वालिटी उतनी पैदा नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम सीख रहे हैं चीजों से आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्द हम उस लीडरशिप को भी पालेंगे
जो कि अपनी कौम का सोचेगी और अपने अगले इलेक्शन का नहीं सोचेगी। इंशाल्लाह सर हमारे साथ ही रहिएगा। अभी तो हमने वो बात भी करनी है कि हम लोग दायरों में रहते हैं और दायरे बदलने को ही हम समझते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई। वो बात आपसे अभी करनी है मुझे। हमारे साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है और आर्ट की और फ़न की जब बात हो, टैलेंट की बात हो, तो नजम शिराज का नाम जो है वो हम सब जानते हैं और मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम शिराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो आपको जनाब। नजम साहब ये बताइए कि अगर हम बात करें आर्ट के टैलेंट की, अगर हम बात करें गुलकारी के टैलेंट की, आवाज़ के टैलेंट की, तो पाकिस्तान ने बड़ा उरूज देखा है और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। बिल्कुल सारी दुनिया को बता दिया कि जो आवाज़ और जो अंदाज वाला मामला है उसमें पाकिस्तानियों से आगे बहुत कम लोग हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अब आगे हम कहाँ ले जा सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मकाम इस फील्ड में? देखिए मैं सिर्फ गुलकारी की बात तो नहीं करूंगा। जी। जब भी किसी जब वो एलिवेटर ऊपर जाता है तो जो लोग एलिवेटर में खड़े होते हैं वो भी साथ ऊपर जाते हैं। सही। आज हॉलीवुड या बॉलीवुड और एनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इवन ब्रिटेन, वो जो वन आफ्टर द अदर दुनिया के अंदर अपने आर्टिस्ट्स, अपनी प्रोडक्ट, अपना कंटेंट, अपना ड्रामा, अपनी फिल्म, अपना म्यूजिक जो पूरी दुनिया को मार्केट कर पाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म, मुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रांग है। बिल्कुल। वरना पाकिस्तान का टैलेंट तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल जो आए, फ्रॉम जहांगीर खान टू नुसरत फतेह अली खान टू इवन राहत, या जो भी आतिफ, जो भी इंडिविजुअल्स निकले और दुनिया के अंदर अपना नाम किया, तो उसका जी आवाज़ का कुछ मसला है। नजम शिराज साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कनेक्शन को हम ज़रा रीसेट कर लेते हैं, देखते हैं कि अमजद साहब आपकी तरफ चले जाएं। वो दायरे वाली बात साहब आपकी तरफ आते हैं। वो जो दायरों वाली बात है कि हम लोग दायरों में रहते हैं, वो अगर आप अपने जो है अपने दहन से अदा करके हमारे लिए सुना दें और ये तो तोहफा हो जाएगा आज की यौम आज़ादी के दिन। जी मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो दायरों में चलने वाली नज़्म है वो एक और एंगल से लिखी हुई नज़्म है। आज हम 14 अगस्त को एक खुशी मनाने के लिए और मुस्तकबिल की खुशियां की उम्मीद करने के लिए जमा हुए हैं। तो मैं एक ऐसी नज़्म आपको सुनाता हूँ जिसमें वतन की मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल, वैसे होनी भी चाहिए अनकंडीशनल। बिल्कुल ठीक। इसका उन्वान है अर्ज़े वतन के लिए एक नज़्म। एक नज़्म लिखें ऐ अर्ज़े वतन, हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें। एक नज़्म लिखें ऐ अर्ज़े वतन, हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें। तितली के परों से रंग चुने, उन साजों से आहंग चुने जो रूह में बचते रहते हैं, और ख्वाब बुने उन फूलों के जो तेरी महक से वाबस्ता हर आंख में सजते रहते। क्या बात है। जो तेरी महक से वाबस्ता हर आंख में सजते रहते हैं, हर अक्स हो जिसमें लासानी, हम ऐसा एक कर जंग चुने, तितली के परों से रंग चुने और नज्म लिखें। वो नज्म के जिसके हरफों जैसे हर्फ किसी अबजद में नहीं, वो नज्म के जिसके हरफों जैसे हर्फ किसी अबजद में नहीं, वो रंग उतारे लफ्जों में जो कौसे कज़ा की जद में नहीं, और जिसकी हर एक सत्र में खुशबू ऐसे लहरें लेती हो जो वहमो गुमा की हद में नहीं। और जब ये सब अनहोनी बातें, अनदेखी अनछुई चीजें एक दूजे में मिल जाएं तो नज्म बने, एक दूजे में मिल जाएं तो नज्म बने। ऐ अर्ज़े वतन वो नज्म बने जो अपनी बुनत में कामिल हो, जो तेरे रूप का शाया हो, जो तेरे रूप के शाया हो और मेरे हुनर का हासिल हो। आखिरी बंद है इसका। ऐ अर्ज़े अमा, ऐ अर्ज़े वतन, तू शाद रहे आबाद रहे, मैं तेरा था मैं तेरा हूँ, बस इतना तुझको याद।
क्या बात है। मैं तेरा था, मैं तेरा हूं। तू शाद रहे आबाद रहे, मैं तेरा था मैं तेरा हूँ, बस इतना तुझको याद रहे। इस किश्ते हुनर में जो कुछ है कब मेरा है, सब तुझसे है सब तेरा। इस किश्ते हुनर में जो कुछ है कब मेरा है, सब तुझसे है सब तेरा है। ये हरफो सुखन ये लौहो कलम, सब बुढ़ती धूल मसाफत की, सब जोगी वाला फेरा है। सब तुझसे है सब तेरा है, सब तेरा है सब तेरा। क्या बात है। वाकई हमें भी यही याद रखना चाहिए कि ये सब तेरा है, सब तुझी से है। नजम साहब, अब ये जो सब तेरा है और सब तुझसे है वाला जो वतन का मामला है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लोग वतन से दूर होते हैं, जो तो लोग तड़प और ज्यादा होती है। हाँ, और वो ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं उस गर्मी को, उस जोश को, उस मोहब्बत को। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? देखिए, मोहब्बत का फासले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के नहीं होते। वाह। और आप हजारों मील दूर होके भी बहुत करीब हो सकते हैं। मुखलिसी जो है वो मुल्क के अंदर रह के भी आप मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते, और बहुत दूर रह के भी आप मुल्क से मुखलिस हो सकते हैं। बात तो फीलिंग्स की और हुकूक अदा करने की है। हर चीज के हुकूक और राइट्स होते हैं। आपके पोर्च में जो गाड़ी खड़ी हुई है उसके भी राइट्स हैं। आप अल्लाह से औलाद मांगते हैं, उसके भी राइट्स हैं। और जब पूरी कौम मिलके लाखों करोड़ों लोग मुल्क मांगते हैं, उसके भी राइट्स और हुकूक हैं। और आज़ादी के भी राइट्स हैं और हुकूक हैं कि आज़ादी मेंटेन कैसे रहती है। तो जब तक वो हुकूक आप मेंटेन नहीं करते, ये मैं हुकूक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब, मैं बचपन से पाकिस्तान में सबको हुकूक मांगते देखा मैंने, कि हमारे हुकूक, चाहे सड़क पे निकल जाएं, चाहे टीवी पे आके बोलें या कहीं आप प्रोसेशंस करें, लेकिन मुल्क के भी हुकूक हैं, आजादी के भी सर्टेन हुकूक हैं। जो चीज अता हमारे फराइज बन जाते हैं, जी, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको कांस्टेंट जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो बना है, जिन प्रिंसिपल्स पे आपने कोई चीज ली है, आपको उसके ऊपर फिर उसी हिसाब से मेहनत और उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपने इसलिए लिया है कि इसमें सलामती होगी, इस्लाम का मतलब है सलामती, पीस फॉर ऑल, अदलो इंसाफ फॉर ऑल, मेरिटोक्रेसी, मेंटल पीस। सलामती का मतलब है मेंटल पीस, सोशल पीस, हर लिहाज से इकोनॉमी पीस में। तो ये तमाम चीजों को सलामती में रखने के लिए काम करना था, वरना जमीन जो है वो आप ले भी लें, लेकिन अगर उसको आप मेंटेन ना करें तो वो किस काम की। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है हमारे ऊपर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसकी वजह से ही हमारी आइडेंटिटी है। चाहे मैं इंग्लैंड में हूं या मैं दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में गया, अगर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मेरे पीछे ना होता तो मेरी कोई औकात और कोई वैल्यू नहीं थी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वैसे आपने बातें कर दी। अब एक और खूबसूरत चीज भी आपसे हम दरखास्त करेंगे कि आप कर दें, हमें सुना दें आज के दिन की मुनासबत से, लोगों को भी जरा सुना दें, और दूर बैठे भले सही, लेकिन वो जज्बा भी जरा बता दें कि आपका वहां बैठकर क्या जज्बा है। जब आप हमारी पहचान पाकिस्तान कहते हैं, या जब आप कहते हैं आओ वहां चलें, वह कौन सा ऐसा इस वक्त, अगर आप हमारे नाजरीन के लिए पूरे पाकिस्तान के दिल के करीब जो भी आपके इस वक्त हो वो सुना दीजिए। It's early morning in England, लेकिन मैं दोनों को ही मैशअप करके, बिल्कुल सही है, जश्न आजादी है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो या शामे इस जीवन बगिया में, हो सुबह हो या शामे इस जीवन बगिया में, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहां खिलते हैं, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान। आओ मिलके कहें सब, कहे सब मिलके कहे सब, पाकिस्तान पाकिस्तान।
आओ वहाँ 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 चले आओ वहाँ 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 चले आओ वहाँ वहाँ ढूंढे दुनिया तुम्हारे हमारे कदमों के निशान पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो जब आवाज़ आपकी हमारे कानों तक पहुंचती है और अल्फाज, अच्छी शायरी और फिर पाकिस्तान का नाम, एक अलग कैफियत हो जाती है। अमजद साहब को भी सुन के बड़ा मजा आ रहा है लगता है। मैंने नजम ने मुझे याद पड़ता है कोई चीज 20-25 साल पहले गाई भी थी, अब मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे बड़ी खुशी की आवाज सुनी। अच्छा, नजम से ही पूछ लेते हैं। नजम, आपने क्या जिसारत की थी? मेरा ख्याल है कि मैंने पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ गाया था आपका सर। मुझे भी कुछ सही ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गाया था। चलिए बस फिर ये करते हैं, जो है ढूंढ कर फिर उसके बाद एक और अलग सेशन इस पर होना चाहिए ये। लेकिन अमजद साहब से ये मैं पूछना चाहूंगी कि जब वतन के लिए और वतन की मोहब्बत के लिए जब कोई चीज़ एक शायर लिखता है तो वो क्या फीलिंग होती है और वो कौन सी कैफियत होती है? कोई खास उसका वक्त होता है? जिस तरह कहते हैं शायरों की आमद का एक अलग टाइम होता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई किसी भी वक्त आ जाती है तो हम फौरन कॉपी पेंसिल निकाल के उसको लिख लेते हैं। तो वो वतन के लिए जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, मोहब्बत करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं वतन के लिए, तो वो कौन सी कैफियत होती है जिसमें वो शायर अपने वतन के लिए कुछ लिख रहा होता है? देखिए, ये इस बात के दो हिस्से हैं। एक तो वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि वो सिलसिला जो नेचुरल है और खुद ब खुद किसी फ्लो में आता है, और उस फ्लो में बाज़ औक़ात आप अपने वतन के लिए भी लिखते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका यही होता है कि जैसे आपकी जो स्किल है पोइट्री लिखने की, उस स्किल से काम लेकर आप वतन के लिए कोई नगमा या कोई चीज़ जो है वो तख्लीक करते हैं, तो उसमें वो जो आपके अंदर जो वतन की मोहब्बत होती है वो तो डेफिनेटली काउंट करती है और काम भी करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें शायद आपकी जो पोएटिक स्किल है, जो हुनर है शायरी का, वो ज्यादा आगे आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक मिली जुली सी चीज है, इसलिए इसको किसी एक तरफ ले जाना या उससे डिफाइन करना शायद बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा अमजद साहब, सिर्फ एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि जब अभी बात हो रही थी हुकूक और फ़राइज़ की, तो ये जो हुकूक और फ़राइज़ का बैलेंस जिन कौमों ने अचीव कर लिया है, हम उस लेवल तक आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या हमारा जो नौजवान है वो आपको नज़र आ रहा है उस बैलेंस की तरफ जाते हुए? और ज़रा वतन के हुकूक हैं क्या, वो भी बता दें। देखिए जी, पहली बात तो है मैं बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और थोड़ा सा मैं तारीख का स्टूडेंट भी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेज से हम गुजर रहे हैं, ये एक बहरानी या दरमियानी फेज है। हमारी मंजिल जो है वो कहीं आगे है, लेकिन अब देखना यह है कि हम उसकी तरफ कितनी तेजी से और कितनी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम है। आज इन 73 वर्षों में हमने बहुत से प्रॉब्लम फेस किए हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि जब तक आप मुल्क में, मुआशरे में इंसाफ कायम नहीं करते, इंसाफ से मेरी मुराद टोटल इंसाफ है, समाजी इंसाफ भी है, जिसमें जो सारे उसके जो बेसिक हकूक़ हैं वो भी आते हैं, उसमें छत की भी है, उसमें तालीम भी है, उसमें इलाज भी है। तो इन मुआशरों में जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, ये कोई 300-400 साल पहले ये तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गए थे। तो आज ये लोग, इनके सिस्टम बन चुके हैं, हम बहुत लेट इसमें आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा चीज़ों को सेटल डाउन करने में और हकूक और फ़राइज़ की ये जो तकसीम है इसको भी सही करने में। लेकिन इसमें हम सबको मिलकर काम करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि अब हम ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत हो गई है, हमें इतना ज़्यादा अपनी नस्लों को इम्तिहान में नहीं डालना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमजद साहब, आपने वक्त निकाला और इतनी गहरी बातें कुछ की, और वो जो नज़म थी वो तो वाकई बिल्कुल कमाल थी। नजम साहब हमारे साथ हैं अभी भी। नजम, जाते जाते आपसे भी हम चाहेंगे कि यूथ के लिए मैसेज ले लें आज के दिन की मुनासबत से, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और जिस तरह से मैंने अमजद साहब से पूछा था कि हुकूक क्या होंगे हमारी ज़मीन के, कि हमने उसको ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं ट्रीट करना, बल्कि हमने उसको ऐसे देखना है जिस तरह से हमारा घर है और हम उसमें रहते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुकूक होने चाहिए और किस तरह से हमारा नौजवान उनकी तरफ काम कर सकता है? देखिए, जो आप खिलाएंगे वही
आप काटेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो जो हम नौजवान को पास ऑन करेंगे वैसा ही वो नौजवान बनेगा। बिल्कुल। हमारे वालिदैन ने, क्योंकि वो मेरी वालदा उन ट्रेन्स में आई थी इंडिया से, जो ट्रेन्स कट के आती थी यहाँ पे, जिसमें लोग शहीद होकर आए थे, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो मोहब्बत थी पाकिस्तान से, आज भी वो एक जर्रा भी अगेंस्ट पाकिस्तान के नहीं सुन सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो मोहब्बत हमें पास ऑन हुई है, और वो मोहब्बत सबर, शुक्र, कदर के साथ पास ऑन हुई है। अगर हम यही चीजें अपनी औलादों को, अपने नौजवानों को पास ऑन करेंगे और उनको याद दिलाएंगे, जिस तरह हर चाइनीज को याद है कि नैनकिंग में क्या हुआ था, जापानीज को याद है कि वहां पे क्या हुआ था, अगर हम इनको याद कराते रहेंगे कि ये किन कुर्बानियों से, किन शहादतों से, किन प्रॉब्लम से बना था और हमारी किस डायरेक्शन पे बना था। मैं नहीं मानता कि 300-400 साल या 500 साल लगते हैं किसी को बनने में। 23 साल के अंदर, ये बात ना रिलीजियस है ना ही थ्योरेटिकल है, लेकिन 23 साल में एक अल्टीमेट स्टेट बनी थी मक्का मदीना की। तो इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल ठीक हो तो सालों का चक्कर नहीं है, महीनों में भी रिजल्ट आ जाते हैं। हमें अपने प्रिंसिपल्स पे वापस आना पड़ेगा। हमारी जो बेसिक, जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था कि यहाँ पे सलामती होगी, हमें वो हाई प्रिंसिपल जो है, वो हाई जो मॉरल ग्राउंड है, उसको नौजवानों के अंदर वापस लेके आना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ नौजवान नहीं, जो बड़े हैं उनको रोल मॉडल बन के, जिनके पास पोजीशन बिल्कुल लीड कर रहे हैं, उसमें मीडिया भी है, उसमें एंकर्स भी हैं, उसमें हर वो बंदा जिसके पास बोलने की, करने की सलाहियत है, they'll have to introduce and bring that back in the minds of people. बिल्कुल सही, बिल्कुल सबको जुड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। तब वो जो आपने मिसाल दी 23 साल वाली, सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए वही मिसाल है। और वो जो फिर नारा है, और इस बात पे भी ना उम्मीद ना हो कि वो तो लीडरान ही कोई और थे। नहीं, वो अल्लाह की मदद आपके लिए भी वैसी ही होगी, बस आपने करना सिर्फ ये है कि उनके नक्शे कदम पे चलना है। बिल्कुल, वो फजाए बदर आज भी पैदा हो सकती है, वो इकबाल ने कह दिया था। और हमारे सामने तो वो नारा है ना कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो कश्मीर से भी ये नारा आता है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक शेर है कि वो कुरान से है इसकी बिना, ईमान से है नशो नुमा, पाकिस्तान है मुल्क खुदा, पूछे अगर दुनिया तो बता, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।